ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों पार्ट पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट, हम कभी ना कभी इन चारों कवर करेंगे कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस टू, हमने भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ा, अब व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट रिसेंट वन इज जीएसटी काउंसिल। हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज फॉर टीम इंडिया। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? जीएसटी काउंसिल इंश्योर्स दैट ऑल द आइटम्स दैट आर देयर इन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उन पे रेट्स मिलके डिसाइड किए जाएंगे। कौन मिलके डिसाइड करेगा? सेंटर और सारे स्टेट्स। ठीक है, तो 66% वोटिंग राइट्स किसको मिल गई? स्टेट्स को मिल गई। 33% वोटिंग राइट किसके पास आ गई? सेंटर के पास आ गई। और ऐसे केसेस के अंदर डिबेट करके एक कंक्लूजन पे आकर उनके ऊपर रेट 12% रखें, 18% रखें या 28% रखें। देयर आर 4 रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सारे रेट्स हैं वो डिसाइड होते हैं थ्रू consultation, and that consultation is done under GST Council. It's a constitutional body formed under Article 279A. हाँ जी, बताता हूं ना। फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन भी एक बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट। आपको पता है 16 फाइनेंस कमीशन भी फॉर्म हो चुका है, वो भी अपनी रिकमेंडेशन देगा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के, जो नेक्स्ट 5 ईयर उसके लिए। सो बेसिकली फाइनेंस कमीशन क्या करते हैं कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन लेते हैं सारे स्टेट से। सारे स्टेट्स के फाइनेंस जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो स्टेट जिनको अपॉइंट करता है चीफ सेक्रेटरीज, जो सारे लोग, वो लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट फाइनेंस कमीशन के पास भेजते हैं। फाइनेंस कमीशन उन सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है? उन सारी रिक्वायरमेंट्स को मतलब इवैल्यूएट करता है। उसके बाद एक डेवल्यूशन ऑफ मतलब टैक्सेस, आप समझ लो फॉर ऑल दोस पीपल हु आर डूइंग दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर आर सम टैक्सेस दैट कम टू सेंटर। ठीक है, सेंटर के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो सबसे बड़ा है, देन जो बड़ी बड़ी कंपनीज का भी टैक्स लगता है, क्या कहते हैं उसको? कॉर्पोरेशन टैक्स। अब ये जो 2 टैक्सेस होते हैं ये लगभग, मतलब जीएसटी तो हमने हटा दिया, जीएसटी हटा दो आप। ये जो दोनों टैक्सेस होते हैं ये किसके पास आते हैं? सेंटर के पास आते हैं। सेंटर इन पैसों को स्टेट को बांटना चाहेगा, इसके अलावा बहुत सारे और टैक्सेस सेंटर के पास आते हैं, बट इन दोनों को मेजरली स्टेट में बांटना होता है। क्योंकि देखो, इनकम, यू आर अर्निंग एन इनकम लिविंग इन लेट्स से यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बट दैट मनी इज यू आर पेइंग टू सेंटर, राइट? But the amenities that has been given to you is by state. So basically state should be compensated for giving you amenities, right? तो इस devolution के लिए कौन आता है? फाइनेंस कमीशन आता है कि भाई क्या किया जाए। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 41% ऑफ द इनकम दैट इज कमिंग थ्रू दिस शुड बी गिवन टू स्टेट्स। ये 41% डिसाइड करने के लिए स्टेट्स अपनी डिमांड रखते हैं कि देखो ये चीज होनी चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ये स्कीम्स है, हमारे यहाँ इतना ह्यूमन इंडिकेटर्स बैकवर्ड है, मुझे ये पैसे यहां लगाने। इन चीज को कंसीडर करके फाइनेंस कमीशन एक कोऑपरेटिव डिसीजन देता है और स्टेट्स इससे क्या होते हैं? खुश भी होते हैं। स्टेट्स वर हैप्पी व्हेन 41% वर गिवन टू स्टेट्स। It was reduced from 42% to 41%, but the thing was Jammu and Kashmir was made a union territory, not a state per se. तो 1% घटा दिया था, but the GST Council also said, the Finance Commission also said in its terms of reference, in its TOR, that they are also going to compensate for other factors. For example, if you have done well for protecting your forest, they are going to compensate for that. If you have worked well for controlling the population, you are going to get compensated for that as well. So basically ये जो सारे terms of reference आए थे ना, वो states को satisfy करने के लिए आए थे कि भाई ठीक है, southern states have done well in their human indicators, they have done well in protecting their forest, and they have done well in controlling the population or stabilizing the population, so they should be compensated. इसलिए क्या किया? इसलिए पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेस के ऊपर और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो बेसिकली 41% स्टेट्स को मिलना है। वो कैसे मिलेगा? 45% और 41% वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इनकम डिस्टेंस। व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? ये समय पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज होती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टीओआर। टीओआर इज how we are going to distribute this 41%. 41% ऐसा नहीं होगा ना 41% डिवाइड बाय 28 स्टेट्स सबको इक्वल नहीं मिलेगा। हर स्टेट्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो देयर इज अ टर्म ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर देयर आर 5 कंपोनेंट्स जिसके थ्रू हर स्टेट्स का क्या डिसाइड होगा? शेयर डिसाइड होगा। सो 45% जो वेटेज है इट वुड बी गिवन टू
income distance. What is income distance? The distance between the state versus the state with the highest GDP. हरियाणा, अभी तो हरियाणा की हाईएस्ट जीडीपी है पर कैपिटा, तो जीडीपी पर कैपिटा जिस स्टेट की हाईएस्ट होगी और आपके स्टेट्स की कितनी है वो 45% ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन पॉपुलेशन है, देन ये चीजें अब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तो 16 पॉइंट कमीशन आ गई, बट आपको समझना क्यों है, क्योंकि जब 16 पॉइंट कमीशन हमें रिकमेंडेशन देगा तो इट वुड बिकम इजियर। इसके अलावा दे हैव सेड दैट 12.5% फॉर डेमोग्राफी, 10% फॉर इकोलॉजी एंड, तो इस तरीके से उन्होंने बोला था कि हर एक चीज को हम कंसीडर करके स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे। आप पूछोगे व्हाई स्टेट शुड बी कंपनसेटेड फॉर स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी। ध्यान से समझना बात को, केरला ने कभी भी क्या नहीं किया। अब जैसे ये स्टेट ऑफ केरला है, राइट, दे हैव प्रोटेक्टेड एंटायर वेस्टर्न घाट्स, राइट, दे कुड हैव गॉन फॉर माइनिंग, they could have gone for industrialization, but उन्होंने decide किया कि no, they are going to protect western ghats because it is important for ecology of entire India। मानते हैं ये बात? अब because they have protected, they don't have industries in this entire region। समझ रहे हो? अब they don't have industries, so the problem is they won't be able to get taxes, they won't be able to get employment, all those। अब इन चीजों के लिए अगर मान के चलिए, जैसे सबसे ज्यादा पैसा किसमें होता है? माइनिंग में। माइनिंग में सैंड माइनिंग हो चाहे मिनरल माइनिंग हो, वेस्टर्न घाट्स में सारी चीजें हैं, बट क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में केरला ने ये सारा काम नहीं किया तो उनके पास पैसे नहीं है, तो बेसिकली दे शुड बी कंपनसेटेड फॉर डूइंग जस्टिस टू एनवायरमेंट। वो 10% जो हम दे रहे हैं ना इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री का, वो इसलिए दे रहे हैं उनको। तो इकोलॉजी और फॉरेस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और केरला इज गोइंग टू गेट कंपनसेटेड मोर, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये तीनों स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं बिकॉज दे हैव इंश्योर्ड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, सो दे शुड बी कंपनसेटेड। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आपने पॉपुलेशन के बेसिस से 15% पैसा दिया, ये 15% किन स्टेट्स को ज्यादा मिलेगा? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नदर्न स्टेट्स। तो बेसिकली इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट इकोलॉजी और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के नाम पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि भाई स्टेट्स की बात भी सुनी जा रही है। समझ रहे हो आप? अभी स्टेट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, बस अपने माइंड में रख लो कि स्टेट्स आर नाउ डिमांडिंग फ्रॉम 41%, दिस शुड बी इंक्रीज टू 50%। कोई दिक्कत? इतना बस समझ लो। टॉपिक जब आएगा टर्म्स ऑफ डिफरेंस पेपर 3 के अंदर, हम उसे वापस से करेंगे। अभी सिर्फ इतना, ये पेपर 3 का टॉपिक है। पेपर 2 के अंदर बस आप इसको दिखाते हो वे फॉरवर्ड। क्या है वे फॉरवर्ड? फाइनेंस कमीशन एंड इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, राइट। नेक्स्ट इज नीति आयोग। नीति आयोग का 10 ईयर है, सो देयर आर चांसेस दैट दिस ईयर इट इज गोइंग टू कम इन मेंस, कि what has been the achievement of नीति आयोग and how it can be better utilized, पेपर 3 में। So basically नीति आयोग is a, आपको पता है, it's not a statutory body, it's not a constitutional body, बनाया गया था 2015 में to replace प्लानिंग कमीशन। करता क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ाता है। What is competitive federalism? That if you want to increase, let's say that if you want to improve the states, then you increase the competition among these states. If these two states are competing for something, they will try to act better। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? नीति आयोग ने शुरू किया 2-3 क्या निकालने? रैंकिंग्स निकालनी। स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, हेल्थ एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहां पे उन्होंने कंपटीशन शुरू किया कि द स्टेट्स विच आर बेटर परफॉर्मर दे शुड बी गेटिंग व्हाट। तो उन्होंने डिवाइड किया स्टेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। एस्पिरेशनल स्टेट्स, पर मतलब एस्पिरेशनल स्टेट्स आर दो स्टेट्स विच आर डूइंग गुड एंड देयर आर परफॉर्मर स्टेट्स हु आर डूइंग बेटर देन गुड, मतलब जो परफॉर्मर है, जो एक्ट कर रहे हैं, अचीवर स्टेट। समझ रहे हो? तो इन बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू किया और उनको सेंटर की तरफ से क्या मिलने लगा? अपने मतलब because of their action and because of their hard work, they were compensated by centers through different means, better schemes, more money। समझ रहे हो? तो ये क्या इंक्रीज कर रहा है? ये कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है between states to act better, to improve their demography, to improve their education and skill। तो basically this is how it is happening। तो नीति आयोग भी एक तरीके से क्या कर रहा है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे वर्क कर रहा है थ्रू इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसके अलावा नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग की मीटिंग के अंदर आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, फिर नीति आयोग का एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन होता है,
उसके अलावा हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होता है। इट्स एन इनफॉर्मल बॉडी, और इनफॉर्मल बॉडी की सबसे अच्छी बात क्या होती है, वहां पर अपनी बात को अच्छे से रखने का मौका मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर तो फिर भी यू आर bound by constitution, but in informal body you can say the issues that you are facing and all the other things that are important, right? So basically नीति आयोग इन सब चीजों में मिलके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हेल्प करता है। लास्ट इज इंटरस्टेट काउंसिल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरस्टेट काउंसिल की गवर्नेंस जो गवर्निंग बॉडी है उसकी मीटिंग आफ्टर 9 years इस साल हुई है। इस साल after 2017 the first time that the meeting is happening is this year. It happened one month back. So basically they are reviving interstate council because interstate council is a very important body to resolve the issue between center and state and between state and state. देखिए क्या है, ये interstate है। So if there is a issue between two states then they can resolve, और basically वहां mediate कौन करता है? सेंटर। तो सेंटर से भी issue है तो वो भी आप resolve कर सकते हो। एंड क्योंकि 9 साल बाद मीटिंग हुई है तो ये तो है कि इसको एक्टिव करना चाह रहे हैं लोग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू एक्टिवेट दिस इंटरस्टेट काउंसिल। सो द क्वेश्चन माइट कम नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, 2-3 मीटिंग होगी तभी क्वेश्चन आएगा। सो इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 263 आर्टिकल के अंदर, ठीक है, हेल्प अस इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट। तो ये 4 मेन हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। इन चारों के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, बट देखो ध्यान से, ये दोनों बॉडी जीएस पेपर 3 की हैं, सिर्फ ये एक ऐसी बॉडी है जो जीएस पेपर 2 की है, ठीक है। इन तीनों का काम जीएस 3 का है। फाइनेंस कमीशन, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स टू स्टेट्स, जीएसटी काउंसिल 279 है, जीएसटी पूरा पेपर 2 और पेपर 3, और नीति आयोग पेपर 3। बस बचा के हमारे पास टॉपिक इंटरस्टेट काउंसिल जो हम करेंगे, ठीक है, हम उसको करेंगे।